नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से देश की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। भूचाल का कारण है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा था, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली थी। एक कहना चाहिए कि संकल्प लिया था कि हम मिलकर के लड़ेंगे और किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, कमज़ोरों के लिए लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सत्ता से उनकी जड़ों को हम उखाड़ फेंकेंगे। इस तरीके की तमाम बातें, तमाम संकल्प, शपथ तमाम जगहों पर ली गई। किसान आंदोलन हो, हाथरस वाला कांड हो, पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, इसके अलावा और तमाम मुद्दे हों। ये जो 69,000 भर्ती वाला मामला था उसको लेकर के हो, तमाम मुद्दों पर जयंत चौधरी बोलते हुए दिखाई दिए, उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था उनका जो राजनीति करने का ढंग है वो बिल्कुल अपने दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह है। अभी मैं थोड़ी सी बात करने के बाद इसी टॉपिक पर आऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सब कुछ सही चल रहा था, फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ पलट गईं। और जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, उसके बाद जयंत चौधरी सबके सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारत सरकार का धन्यवाद दिया, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और फिर ये भी कहा कि अब किस मुंह से इनको मैं मना करूं। तो ये हो सकता है कि उनकी अपनी सोच हो, अपनी कोई विचारधारा वो अलग बनाने के फिराक में हो, या अलग विचारधारा बना चुके हों जो उनके दादा परदादा, उनके जितने भी और तमाम लोग हैं उनसे शायद मेल नहीं खाती है। ये सब कुछ जयंत चौधरी ने क्यों किया, किस लिए किया, इससे राष्ट्रीय लोकदल को क्या फ़ायदा होगा, क्या राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति और मजबूत होगी या स्थिति खराब होगी, उसका जनाधार बढ़ेगा या खिसकेगा, ये सब चीज़ें तो हम और आप तय नहीं कर सकते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है लोगों की बातचीत से, लोगों के रिएक्शन से, उनके जो कमेंट्स हैं उससे, इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल का विलय कर लिया है एनडीए में, गठबंधन से नाते तोड़ दिए हैं। इसके पीछे की वजह अखिलेश यादव को बताया जा रहा है, उनकी हठ धर्मिता को बताया जा रहा है। सीटों के जो बंटवारे को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, हालांकि बीजेपी ने भी उन्हें सिर्फ 4 सीटें दी हैं। ये सब कुछ इसके पीछे कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से वो गठबंधन तोड़ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ और वजह है। शायद वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, बजाय अपने दादाजी की आइडियोलॉजी के, अपने पिता की आइडियोलॉजी का अनुसरण करना चाहते हैं। ऐसा मैं समझती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं अपने लिए बहुत ख़ास मानती हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जहाँ की मैं हूँ और जो मैं हूँ, वहाँ उस लोगों का मतलब बाहुल्य है, उन लोगों का क्षेत्र है वो। और अगर मैं भी कहीं ना कहीं अपनी बात करूं तो जो मुझे लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसको भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें जयंत चौधरी ने की, वो चले गए उनके साथ। क्या उनकी मजबूरी रही? वो कहा जाता है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब उनके बेवफा होने के पीछे क्या कारण है ये तो खुद चौधरी जयंत को पता होगा। जिस तरीके से उन्होंने
इंडिया अलायंस का साथ बीच में छोड़ दिया, बीच मझधार में। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास फर्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है। अगर आपकी बात बन रही थी इन लोगों से, तो आपको गठबंधन में नहीं आना चाहिए था, और अगर आप आ गए थे तो बने रहना चाहिए था। अगर गठबंधन को आप नहीं समझ पा रहे थे, उनकी विचारधारा आपकी समझ में नहीं आ रही थी, उनकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो आप अकेले भी लड़ सकते थे। अकेले लड़ने से भले ही आपको कुछ नहीं मिलता, आपके हाथ में कुछ नहीं आता, लेकिन लोगों का एक विश्वास, लोगों का प्यार, लोगों का साथ, लोगों का सहयोग और आपका जनाधार आपके साथ बना रहता, जो अब मुझे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करना मतलब बहुत बहुत बड़े नेता थे वो, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे। मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, ये मेरे लिए मतलब इस तरीके से होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। मैं कुछ खास जो है बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानती भी नहीं हूँ। जितना पढ़ा है, जितना लोगों से सुना है, सिर्फ वही तजुर्बा, वही अनुभव मेरे पास है। बाकी किसान नेता हैं एक हरपाल मलिक, मेरे ख्याल से बिलारी मुरादाबाद से वो बिलोंग करते हैं। कल मैंने उनको सुना, जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। वो अपने अनुभव बता रहे थे किसी चैनल पर बैठ करके। मैं यहाँ नाम भी ले देती हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उनसे जो है प्रभावित तो हूँ, जिनके साथ वो बातचीत कर रहे थे। बड़े पत्रकार हैं, साफ बोलते हैं, बहुत स्पष्टवादिता के साथ बोलते हैं। अशोक वानखेड़े जी, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने अपना एक अनुभव चौधरी चरण सिंह जी के साथ का जो है वो शेयर किया कि 1967 की बात है, और उनको सुनने का मौका मिला। तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो इतना ओजस्वी बोलते थे, इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था कि उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और पर्चे को दिखाते हुए कहा कि देखो, ये एक पार्टी है जनसंघ। ये जो जनसंघ है, इन संघियों से दूर रहना, इन संघियों को दीवा बाती लेकर के अपने घर में मत बढ़ने देना। बढ़ने देना मतलब घुसने देना। अगर ये थारे घर में बढ़ गए तो ये लिकाड़ने कैड़े पड़ जाएंगे। और आज आप ये देखिए, लिकाड़ने कैड़े पड़ जाएंगे मतलब इनको निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये बात उन्होंने आज से कितने साल पहले कही, 1967 में। और सच कब होती हुई दिख रही है आपको? पिछले 10 सालों से लेकर अब तक। अब देखिए, जिस तरीके से इन्होंने हर एक आदमी की जिंदगी में घुसपैठ कर दी है, जिस तरीके से घुस गए हैं, मतलब आप समझ लीजिए, ये हमारे यहाँ एक कहावत है कि पेट में बढ़ गए, तो ये हम सबके पेट में ही बढ़ गए। देखिए ना आप, इन्होंने मतलब सब कुछ खत्म कर दिया और जो कुछ बचा कुचा है उसे भी खत्म कर देंगे। तो ये चीज़ चौधरी साहब ने कितने साल पहले कह दी थी, शायद वो जानते थे, इन्हें बहुत अच्छे से वो जानते थे। और दूसरी बात, उन्होंने एक और अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने ये भी कहा था चौधरी साहब ने कि ये जो जनसंघ पार्टी है ना, ये उंगली पकड़ करके घर में घुसती है आपके, और फिर आपको ही, आपके ही घर से कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देती है। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी चौधरी साहब की, वो विशुद्ध किसानों के पक्षधर थे। हमेशा उन्होंने किसानों की बात की, कृषि की बात की, खेती की बात की, उनके लिए बात की, उनके अधिकारों के लिए बात की, ज़मीन के लिए बात की। हर वो चीज़ जो किसानों से जुड़ी हुई थी, उन्होंने विशुद्ध रूप से हमेशा उनकी बात की। तो वो अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर जितने अडिग थे उतने ही खरे भी थे, अपनी बात के खरे व्यक्ति थे। एक बार किसानों ने बहुत ज़्यादा गन्ने की पैदावार कर दी, वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त का ये वाकया है। तो उन्होंने अपनी टोपी उतार करके किसानों के सामने कर दी कि लो, इसमें भी बो दो गन्ना, इतना गन्ना बो दिया तुमने, यही बची है, अब इसमें भी बो दो। तो इस तरीके के साफ बोलने वाले, स्पष्टवादिता वाले, मतलब उनके बारे में
जितना बोलें, जितना कहा जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए, वो सब कुछ कम है। अब उन्हें भारत रत्न दे दिया सरकार ने, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। साथ ही 2 लोग और भी हैं जो उनको भी भारत रत्न मिला है। तो ये कहीं ना कहीं चौधरी साहब का सम्मान है, वो जिसके वो हकदार थे। लेकिन यहाँ सवाल मेरा ये है कि जयंत चौधरी ने जिस तरीके से 734 किसानों की शहादत को भुला करके, जिस तरीके से अपने सिद्धांतों और मूल्यों को ताक पे रख करके, जिस तरीके से इतने सारे लोगों का विश्वास उन्होंने ताक पर रख दिया, वो लोग जो इनको 9 सीटें जिता करके लेकर के आए, जबकि इनका अस्तित्व खत्म हो गया था, उन किसानों के विश्वास को इन्होंने ताक पर रख करके जिस तरीके से इनके साथ हाथ मिलाया है, इससे तो यही कहा जा सकता है कि चौधरी साहब की आइडियोलॉजी का कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया उनको, क्योंकि इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब फिर तो आप चौधरी साहब के सिद्धांतों की बजाय आप शायद लगता किसी और के सिद्धांत अपना करके आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में। वो क्या थे आप, और आप क्या हो? जिन लोगों को पसंद नहीं करते थे, जिन लोगों को नहीं चाहते थे कि वो हमारे घरों में आए, हमारे घरों में घुसे, हमारी जिंदगी में घुसे, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को, इन सब लोगों को बनियों की पार्टी बताई थी। और ये क्या सौदागिरी करते हैं आपके साथ, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब के आपके पास आएगी और आपको बहुत कुछ दे देगी, आपको केंद्र में मंत्री बना देगी, आपको उत्तर प्रदेश में आपका मंत्री बना देगी, और जो है तमाम आपकी साथ चीजें और दूसरी जो भी वादे इनके साथ किए गए होंगे वो सब कर देगी। और आपका क्या हाल कर देगी? आपने तो अपना जनाधार खो दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने सुने, बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर हम 100% की बात करें तो 80% लोगों को जयंत का ये फैसला पसंद नहीं आया। जयंत चौधरी का ये फैसला लोगों ने नकार दिया है। केवल 20% लोग उनके साथ हैं। 100% में से अगर मैं बात करूं तो 20% लोग ही उनके साथ हैं जो कह रहे हैं नहीं बहुत ठीक हुआ, अब वो लीडर बनेंगे। जो उनके अंधभक्त टाइप के लोग हैं ना, जो कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे के लिए तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, जयंत चौधरी के साथ थे, लेकिन उनकी असली जड़ें जुड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये वो लोग हैं। बाकी जो 80% लोग हैं उनको ये फैसला पसंद नहीं आ रहा। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो खाप पंचायत के लोग हैं, जो हुक्का गुड़गुड़ा करके पंचायत करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाता तो ठीक रहता, इससे तो ये अकेला लड़ लेता, इससे तो ओवैसी के साथ चला जाता, तब भी हमारी समझ में आवे था, पर यो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, यो इसने गलत किया, यो फैसला हमारी समझ में तो आया नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है पिछले 10 सालों से? किसानों के लिए क्या सोचा, किसानों के बारे में क्या सोचा, किसानों के लिए क्या किया? कुछ किया? जिनको ये लगता है, क्योंकि जो 20% लोग वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि अब गन्ने का पेमेंट मिल जाएगा, अब खाद सस्ती हो जाएगी, अब बिजली सस्ती हो जाएगी, अब टैक्स में छूट मिलेगी, अब बीज में रियायत मिलेगी, अब यूरिया में रियायत मिलेगी और यूरिया सस्ता हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें शायद उनको ऐसा लगता है कि हो जाएगा, पर कितना होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपना मुनाफा देखती है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। वो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, वो सिर्फ अपने मुनाफे की बात करती है। उसको आपसे कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। उनको ये लगता था कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा वर्चस्व कम हो रहा है, तो जाटों को लुभाने के लिए, जाटों को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से 8 सीटें रालोद के खाते में गई, उसके बाद एक और नवी भी चली गई, तो ये आपको परेशानी दे सकते हैं 2024 के इलेक्शन में। इसलिए ही इन्होंने ये सब कुछ किया, लुभाने के लिए, बहकाने के लिए, लालच देने के लिए।
मैं तो तब मानती जयंत चौधरी को जब वो 734 किसानों की शहादत को याद करते हुए चौधरी चरण सिंह जी को, अपने बाबा जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए इस भारत रत्न को स्वीकार न करते, ठुकरा देते। तब आप असली और खरे नेता साबित होते। आपने तो कुचल दिया तमाम किसानों को, आपने कुचल दिया तमाम लोगों की विचारधारा को, आपने कुचल दिया अपने ही दादाजी की विचारधारा को, कुचल दिया। जिन सिद्धांतों के लिए चौधरी साहब जाने जाते थे, आपने उन सब सिद्धांतों का कत्ल कर दिया। ये वीडियो मेरा बहुत भावुक मैं अंदर से हूं, क्योंकि मैं देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं फॉलो नहीं करती हूं। सबकी अपनी अपनी कमियां हैं, सबकी हैं, दूध का धुला यहाँ कोई भी नहीं है। मैं अगर बात करना चाहूँ या मैं बात करूँ अगर किसी भी पार्टी को लेकर के या किसी चीज़ को तो लेकर, मेरा ये कोई पर्सनली किसी से कोई लगाव जुड़ाव नहीं है। मैं अगर रालोद को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के, चौधरी चरण सिंह जी को लेकर के, चौधरी अजीत सिंह को लेकर के अगर मैं भावुक होती हूँ, अगर अपनी कुछ भी बात गंभीरता से बोलती हूँ, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि मैं किसानों के साथ, उनके हर दुख में, हर तकलीफ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहना चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि चौधरी साहब भी सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करते थे। जयंत चौधरी अब तक सिर्फ किसानों की बात करते थे। तो मुझे ये लगता था कि चलो कोई तो है जो किसानों की बात करता है, कोई तो है जो मजदूरों की बात करता है, कोई तो है जो गरीबों की बात करता है। तो अब कौन करेगा? ये जो पूरी कौम है, भले ही 20% वाले लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि भारत रत्न मिल गया, वाह वाह, और चौधरी जैन जो है वो बीजेपी में चले गए, अब बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको नहीं पता है कि कॉलर पकड़ के किस किनारे में बिठा देंगे, किस कोने में बिठा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले जितने लोग गए उनका क्या हाल हुआ है। ये अपने आगे किसी को नहीं टिकने देते। एक बात बता दूं, उन लोगों को जिनको ये लगता है कि हाँ बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो गमले में ना वट वृक्ष नहीं उगा करते, और भारतीय जनता पार्टी वही गमला है जिसमें आप वट वृक्ष लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो भले ही आप लगा दें उसको, भले ही वो ग्रोथ कर ले, लेकिन वो वट वृक्ष नहीं बन पाएगा, वो पौधा ही बन के रह जाएगा। यहां मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अब किसानों की बात कौन करेगा, अब किसानों का नेता कौन है। ये भले ही चाहे कितनी भी कह दे हम वहां जाकर के किसानों की बात करेंगे, किसानों के मुद्दे उठाएंगे। आप विरोध करते हुए ही नहीं मनवा पाए तो आप दूसरी तरफ से कैसे मनवा पाएंगे? लेकिन कुछ लोग इसके जवाब में ये भी कहते हैं कि नहीं, अब शायद बहुत अच्छे से मनवा पाएंगे अपनी बातें, अपने मुद्दे, किसानों के मुद्दे। तो कुल मिलाकर के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चौधरी साहब के सपनों का, चौधरी साहब के सिद्धांतों का, चौधरी साहब के मतलब जो उनका पूरा कहना चाहिए एक ताकत थी, जो लोग उनकी ताकत थी, उनके सब के विश्वास का खून कर दिया जयंत चौधरी ने। और अब इनको अपना जनाधार भी बचाना मुश्किल होगा। बाकी तो सब कुछ समय के गर्त में छिपा है, भविष्य में छिपा है सब कुछ, वो 2024 के इलेक्शन में सब साफ हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जितना भी अनुभव दूसरे लोगों का रहा है, मेरा भी रहा है, देखा है इतने सालों में, जो लोग भी इनके साथ गए हैं उनको किस तरीके से इन्होंने साइडलाइन किया। अरे इन्होंने तो अपने लोगों को साइडलाइन कर दिया। तो आप तो फिर दूसरी पार्टी के हैं साहब, दूसरी पार्टी से आए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की है जयंत चौधरी ने, सबसे बड़ी गलती। आज भले ही उनको एहसास ना हो, लेकिन एक समय आएगा जब उनको एहसास होगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है विश्वास, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है जनाधार किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए। नेता वो नहीं होता जो संसद में बैठ जाए और मंत्री बन जाए, सांसद हो जाए और विधायक हो जाए। नेता वो नहीं होता। नेता वो होता है, ऐसा मैं मानती हूं कि नेता वो होता है जिसकी एक हुंकार पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाएं।
नेता वो होता है। भूल गए आप हाथरस, जब वो 20-25 लोग अपने बदन पर लाठियां खा रहे थे, आपको बचाया, इसलिए बचाया। और जिन लोगों ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई, आज आप उन्हीं के कंधे पर जाके आपने सर रख दिया। कहां गए आपके सिद्धांत, कहां गए आपके मॉरल वैल्यूज, कहां गए आपके एथिक्स? मतलब कुछ है ही नहीं। कहने वाले ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ इस चीज को लेकर के आर्गुमेंट कर रहे हैं कि सियासत में सब कुछ जायज है, सियासत में तब चलता है, सियासत में पहले अपना देखना पड़ता है। मैं कहती हूं जब जनाधार ही नहीं होगा तो सियासत कैसी? कैसी सियासत? जब आपके लोग ही नहीं होंगे, कौन सी सियासत करेंगे आप? जिन लोगों के भरोसे आप सियासत करते हैं, जब वही नहीं होंगे तो आप कैसी सियासत करेंगे? किसके भरोसे पर आप सियासत करेंगे? सबसे पहले आपको अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। वो लोग जो आपके लिए लाठियां खाते हैं, जो लोग आपके लिए लाठियों की बौछारें अपने ऊपर ले लेते हैं, पर आपको बचा करके लेकर के आते हैं। वो लोग जो इनसे अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। 734 किसान कम नहीं होते हैं। वो पहलवान बेटियां जो अपने हक की लड़ाई लड़ती रहीं, वो हर मजदूर, हर गरीब, हर किसान जो अपने हक की लड़ाई रोज लड़ता है, रोज लड़ता है। तो आपका इस तरीके से जाना चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का कत्ल है। आपने उनकी सारी जितनी भी कमाई थी जो आपने, वो गंवा दी। तो ये एक चीज थी 2-3 दिन से मेरे जहन में चल रही थी, जिसने मुझे इसलिए परेशान करके रखा कि मैं जिस तरीके से सोचती हूँ, जिस लिए सोचती हूँ कि किसानों की बात, मजदूरों की बात, गरीबों की बात, दलितों की बात, शोषितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, इनकी जो बात करे, इनके लिए जो लड़े। कोई जरूरी नहीं होता है कि आप एक सिंबल लेकर के एक पार्टी के लिए खड़े होकर के आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज भी इन लोगों के लिए लड़ते हैं, इनकी हक की बात करते हैं, इनकी हक की आवाज उठाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। भले ही मैं कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर के नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो बोलती हूँ, जैसा भी मैं बोल पाती हूँ, जैसा भी मुझे आता है, मैं करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, इन लोगों की आवाज उठाई जाए। किसानों की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। किसान अन्नदाता है। इस देश का एक एक बच्चा, एक एक इंसान हमारे देश के किसानों के रहमो करम पर है। वो अगर खेती ना करें, धरती का सीना चीर करके अन्न ना उगाएं, तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तो सोचा था कि आप किसानों की आवाज बनेंगे, लेकिन आप आवाज किसी और की जाकर के बन गए। खैर, आपका नसीब आपको वहां लेकर के गया, आपका मुकद्दर आपको वहां लेकर के गया, आपके साथ जो डेस्टिनी है वो आपको वहां लेकर के गई। जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा, कैसी चीजें, सब चीजें होंगी, गठबंधन का क्या होगा आगे, और क्या समीकरण बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, तो ये सब कुछ जो है आपके साथ आगे शेयर करेंगे। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।